ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर टू के मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहां पर बोल रखा है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f of x is 3x when x is less than equal to 10 and greater than equal to 3। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, आज तक तो आपने पढ़ा होगा कि देखो, जो f of x होता है, आज तक जो आपने पढ़ा रहेगा कि f of x होता है लेट्स से x स्क्वायर, तो जो भी x की वैल्यू डालो इक्वेशन तो यही रहेगी, राइट। लेकिन इक्वेशन को कई बार इस वे में भी दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आपका इनपुट 0 रहे या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जब कभी भी आपका इनपुट 0 से लेकर के 3 तक के बीच में रहे, अगर आप 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू डालें तो आपके लिए इक्वेशन ये रहेगा। और वही चीज अगर आप वैल्यू 3 से लेकर के 10 तक के बीच में डालें तो आपके लिए इक्वेशन ये बन जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, किसी ने आपको बोला कि x की वैल्यू 2 डाल के दिखाओ, तो भाई हमको यहाँ पर x इक्वल टू कितना डालने को बोला है? 2 डालने को बोला है। तो 2 डालते वक्त कौन सी इक्वेशन ध्यान में रखनी है, फर्स्ट या सेकंड? तो क्या बोल रखा है? x की वैल्यू 2, तो 0 से 3 के बीच में आता है। इसका मतलब हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगी f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर कोई बोले कि x की वैल्यू 7 डालो, x की वैल्यू 7, तो 7 के लिए हमको कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी? ये सेकंड वाली। तो याद रखना, अगर आप 0 से 3 की वैल्यू डालेंगे तो इक्वेशन आपको ये फर्स्ट वाली लेनी है, और अगर 3 से 10 के बीच की वैल्यू डालनी है तो ये वाली लेनी है। तो यही होता है उसका मतलब। तो यहां पर बोल रखा है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इतना इतना, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x इतना इतना, शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। आपको दिखाना है कि f एक फंक्शन है पर g एक फंक्शन नहीं है, g एक फंक्शन नहीं है। तो भाई कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, रिलेशन फंक्शन कब बनता है? फंक्शन की क्या खासियत होती है कि एक डोमेन के 2 रेंज नहीं होने चाहिए, और दूसरा इनपुट में हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि देखो, इनपुट आपको 0 से 3 तक ही करना है और सेकंड केस में आपको 3 से 10 तक ही करना है, बस इतने ही इनपुट आपको सेलेक्ट करने हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, ठीक है। तो 0 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू यहां पे डालोगे, f ऑफ x कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। 3 से लेकर 10 तक की जो भी वैल्यूज है वो यहां पे डालेंगे तो f ऑफ x कुछ ना कुछ तो आएगा। इसका मतलब डोमेन में हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो रेंज बन रहा है, ठीक है। वो शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त, एक डोमेन के 2 रेंज नहीं होने चाहिए। अब अगर कोई x की वैल्यू 0 पुट करे तो इस इक्वेशन में पुट करेगा तो आंसर क्या आएगा? f ऑफ 0 इज 0। कोई 1 पुट करे, f ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1। कोई 2 पुट करे, कोई 3 पुट करे, राइट। अब 3 या 3 से ज्यादा पुट करे तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेगा। आप एक चीज देखो, कंट्रोवर्सी कहां खड़ी हो सकती है? कंट्रोवर्सी यहां खड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी अपनी पटरी चेंज यहां पर कर रही है, ठीक है। ये जो गाड़ी है ये पटरी चेंज यहां पर कर रही है। क्यों? क्योंकि 3 के लिए आपको ये इक्वेशन भी ले सकते हो आप, और 3 के लिए ये इक्वेशन भी ले सकते हो। इसका मतलब अगर इसने अलग जवाब दे दिया, इसने अलग जवाब दे दिया, तो इसका मतलब एक डोमेन के 2 रेंज हो गए, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 के लिए मैं पहली इक्वेशन भी तो चूज कर सकता हूं, क्योंकि ये बोलता है स्मॉलर देन इक्वल टू 3, तो पहली इक्वेशन भी चूज कर सकता हूं और सेकंड इक्वेशन भी। चलो पहली इक्वेशन को पूछते हैं कि तो f ऑफ 3 पे क्या देगा? तो f ऑफ 3 पे ये देगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। दूसरा, अगर मैंने f ऑफ 3 पे ये सेकंड इक्वेशन चूज की होती तो ये हो जाता 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 भी क्या होता है? 9। तो देख रहे हो क्या, जब आपने 3 इनपुट किया तो 3 की वजह से दोनों केस में आंसर कितना आया? 9 9। दोनों केस में आंसर कितना आया? 9 9। तो 0 से लेकर के 2 तक तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 3 वाले में देखा तो दोनों इक्वेशन वही आंसर दे रहे हैं, और 3 से आगे वाले में तो दूसरी इक्वेशन ही काम करेगी, तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन है, तो ये जो है ये एक फंक्शन है, क्योंकि हर डोमेन का कुछ ना कुछ रेंज है ही। और जो यहां पर जहां पटरी चेंज हो रही थी वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन कहां पलट सकती है? जहां पटरी चेंज हो रही हो, मतलब चांसेस ज्यादा है उसके उसी जगह पर डिरेल होने के जहां पर पटरी चेंज हो रही है, क्योंकि जहां तो सिंगल ही ट्रैक है वहां पर तो क्या ही डिरेल होगा। लेकिन जहां पे 2 अलग अलग पटरियां हो रही हैं तो हो सकता है गड़बड़ वहां पे हो जाए। तो जहां गड़बड़ होती है, जहां पे पटरी बदल रही है, 3 पे पटरी बदल रही है, तो वहां पे चेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली वाला भी बोलता है 9, दूसरा वाला भी बोलता है 9। अब यही चीज दूसरे वाले के देखते हैं। दूसरा वाला बोलता है कि अगर आप 0 से 2 तक की वैल्यू डालेंगे तो ये पहली वाली इक्वेशन लेने का, और अगर 2 से 10 तक की वैल्यू डालेंगे तो ये दूसरी वाली इक्वेशन लेने का। तो देखो, 0 से लेकर के 2 से कम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 से ज्यादा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पटरी कहां बदल रही है? पटरी यहां पर बदल रही है 2 पे, तो 2 पे एक बार चेक करो।
तो अगर इस इक्वेशन में आप f ऑफ 2 डालोगे तो 2 आप पहले वाले में भी डाल सकते हो, तो सॉरी ये g ऑफ x है ना, तो g ऑफ 2 डालो, तो g ऑफ 2 जब यहां पे डालोगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 की वैल्यू तो यहां भी डाली जा सकती थी, तो यहां पर g ऑफ 2 डाला तो कितना आया 3 इंटू 2, तो 3 2 कितना होता है 6। अब यहां गड़बड़ हो गई क्या, g ऑफ 2 के दो आंसर आ रहे हैं, एक 4 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, तो एक ही डोमेन के क्या दो रेंज बन रहे हैं, एक ही डोमेन के क्या दो रेंज बन रहे हैं, यस, इसीलिए g ऑफ x इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहां पर एक डोमेन के दो रेंज बन रहे हैं, क्योंकि g ऑफ 2 एक आंसर 4 दे रहा है और एक आंसर 6 दे रहा है, ऊपर वाला 4 आंसर दे रहा है और नीचे वाला 6 आंसर दे रहा है, तो यहां पर एक डोमेन के दो रेंज हो गए, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। जबकि यहां पर देखिए ऊपर वाला भी f ऑफ 3 पे 9 दे रहा था और नीचे वाला भी f ऑफ 3 पे 9 दे रहा था, तो f ऑफ 3 पे आपको 9 आंसर मिल रहा था दोनों केस में, इसलिए पहला वाला फंक्शन है और दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। याद रखना जहां पर पटरी चेंज हो रही है वहां पर ही आपको चेक करना है, क्योंकि बाकी में लेफ्ट ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां ये ट्रैक चेंज हो रहा है बस वहीं पर आपको ध्यान देना है। क्लियर। उसके बाद इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ f of x is x square, find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। आपको मालूम है ये 9th में करते थे आप ये क्वेश्चन, 9th में। तो जब भी कोई बोलता है कि इक्वेशन ये है f of x जो कि x स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या बोल रहा है f of 1, तो इसकी वैल्यू डालो, f of 1 क्या होगा, सॉरी f of 1.1 क्या होगा, तो क्या ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि f of x अगर x स्क्वायर है तो f of 1.1 क्या होगा 1.1 का स्क्वायर। दूसरा f of 1 क्या होगा, यहाँ पर 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, है ना। तो आपको ये जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये क्या बनेगा, f of 1.1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, है ना। देखिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये जो चीज है ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दिस इज 1, f of 1.1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, माइनस f of 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। करेक्ट। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि क्या मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो 1.1 प्लस 1 कितना होता है 2.1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.1। करेक्ट। कुछ नहीं किया हमने, f of 1.1 की वैल्यू डाली, यहाँ पर 1.1 डाला तो 1.1 का स्क्वायर, यहाँ पर f of 1 और 1.1 माइनस 1 यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट 1.1 माइनस 1 को आपने वैसे लिख दिया, तो आंसर कितना आया 2.1। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले जो आंसर है वो कहता है कि f एक फंक्शन है पर g एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो शो ही करना था, है ना, तो उसका तो कोई आंसर होगा नहीं। दूसरे वाले का जो आंसर है वो 2.1 निकल के आया, सो दिस इज योर आंसर 2.1। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। अब कितनी बार तो कर चुके हैं ये क्वेश्चन, चलिए फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो थर्ड वाले का सॉल्यूशन, तो डोमेन निकालने के लिए, डोमेन का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी वैल्यू यहां पर हम लोग डाल सकते हैं। तो न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर बस जीरो ना हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, तो देखिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। तो कुछ ऐसा नंबर जो प्लस या माइनस होकर के 8 बनाता हो और मल्टीप्लाई होकर के 12 बनाता हो, तो 6 2 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो x ब्रैकेट में x माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 ब्रैकेट ले लो x माइनस 6, तो एक हो जाएगा x माइनस 2 और एक होगा x माइनस 6, बराबर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 लिख सकता हूं। अब ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर जीरो कब बन सकता है, डिनोमिनेटर तब जीरो बन सकता है जब x 2 हो जाए और x 6 हो जाए। तो इसका मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कोई भी रियल नंबर डाल लो, लेकिन एक 2 मत डालना और एक 6 मत डालना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और समथिंग बाय जीरो नॉट डिफाइंड, इसलिए हमको बच के रहना है। दूसरा, यहाँ पर x की जगह पर 6 भी मत डाल देना है, क्योंकि इससे भी पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द डोमेन। क्लियर एवरीवन, बढ़े आगे। इसके ऊपर तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखिए फंक्शन है यहां पर अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो बोल रखा है डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा भाई, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए ये जो चीज है रूट आ गया यहां पर, तो खतरा किस चीज का है, रूट का, तो रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि ये जो x माइनस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना, अगर ये 0 भी हो जाए तो चलेगा ना, तो x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x शुड बी, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होनी चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या निकल के आया, डोमेन निकल के आया एनी नंबर जो कि 1 या 1 से बड़ा हो, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ये हो गया। अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एक काम करो भूल जाओ कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, जस्ट ऐसा करो कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, ग्रेटर देन को भूल जाओ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, उसके बाद एक नंबर लाइन खींचो, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पर एक नंबर आ गया 1, एक वैल्यू देखो जो 1 से बड़ी हो, यहाँ पे डाल के देखो 1 से बड़ी हो, तो 1 से बड़ा 2 डाल दो, तो 2 माइनस 1, 1 का रूट चलेगा, चलेगा, तो इसकी हाँ है। यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल के देखो, 1 से छोटा डाल के देखो, 0 डाल के देखो, 0 माइनस 1 माइनस चलेगा, नहीं चलेगा, नो, तो ये जो यस वाला पार्ट है ये चलेगा, तो इसके लिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो हमेशा नॉट इंक्लूडेड होता है, 1 इंक्लूड होगा कि नहीं, यहाँ पर 1 डाल के देखो, 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, चलेगा, वो चलेगा, इसीलिए 1 से लेके इनफाइनाइट। तो दो तरीके हैं, एक तरीका ये है जिसमें आपने ग्रेटर देन ये सब का साइन लगाया, और दूसरा तरीका यहाँ पर नंबर लाइन वाला तरीका है। नंबर लाइन में आपको ये सब नहीं करना पड़ता, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो नंबर लाइन वाला मेथड यूज करो, और नंबर लाइन वाला मेथड ज्यादा बेटर है, ज्यादा एक्यूरेट आपको आंसर देता है वो। ठीक है, चलिए तो डोमेन इसका निकल गया यहाँ पर। अच्छा इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज। अब आप एक चीज सोचिए, यहां पर रूट की लास्ट टू लास्ट वैल्यू 0 निकल के आ रही है, जब ये सॉल्व होगा ये रूट का आंसर क्या देगा, ये रूट का आंसर लास्ट टू लास्ट क्या हो सकता है 0 मिनिमम आंसर, और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी। आपको मालूम है ना कि जब भी रूट 4 सॉल्व होता है तो रूट 4 के दो आंसर निकलते हैं, एक +2 निकलता है और एक -2 निकलता है। माइनस आपको कंसिडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आप कहते हो ना कि एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, एक डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, इसलिए आपको नेगेटिव को कैंसिल करना है। तो जब नेगेटिव नहीं रहेगा तो लास्ट टू लास्ट चीजें कहां पर रुक जाएंगे, 0 पे आके, इसलिए जो इसका रेंज होगा वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि जब भी कभी रूट सॉल्व होता है, रूट जब भी सॉल्व होता है तो नेगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव को आपको चूज करना नहीं है, राइट ना, इस वजह से, क्योंकि एक डोमेन के दो रेंज ना हो जाए, तो 0 से लेके इनफाइनाइट, दैट विल बी द आंसर। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो डोमेन है यहाँ पर 1 से इनफाइनाइट इंक्लूडेड, एंड रेंज है 0 से इनफाइनाइट इंक्लूडेड। ठीक है, 0 इंक्लूडेड, इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड, राइट। बड़े आगे, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, पांचवें पे आ जाइए। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f of x is equal to mod of x minus 1। तो डोमेन आपसे पूछा गया है, डोमेन का मतलब क्या यहां पर आप डाल सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं भाई, मुझे लगता है यहां पर आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो यहाँ पे रूट का खतरा है और ना ही यहाँ पे समथिंग समथिंग बाई 0 होने का खतरा है, तो डाल दो कोई भी रियल नंबर आराम से, है ना। उसके बाद जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, देखिए इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, आपको ऐसा नहीं लगता आप जो भी बीच में नंबर डालेंगे मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, करेक्ट ना, जो भी नंबर डालो, x पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द पॉजिटिव रियल नंबर। तो ठीक है, इनफाइनाइट तक तो ये जाएगा, x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना इनफाइनाइट तक जाएगी, और माइनस आ नहीं सकता, क्या 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। किसी ने अगर x1 डाल दिया तो 1 - 1 0, 0 का मॉड कितना होता है 0। पर अगर किसी ने x की वैल्यू 1 से कम डाल दी तो अगेन मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मॉड का ग्राफ पता है ना, ऐसा बनेगा। जब यहां पर x की वैल्यू 0 है
तो एफ ऑफ एक्स यहां पर जब यहां पर x की वैल्यू 1 है, देखिए जरा, जब यहां पर x की वैल्यू कोई 1 डालेगा तो एफ ऑफ एक्स यहां पर 0 निकल के आएगा। और अगर आप x की वैल्यू यहां बढ़ा के लेंगे, यहां पर x की वैल्यू आप बढ़ा के लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी एफ ऑफ एक्स की। और अगर x आपने घटाया तो मॉड उसको अगेन पॉजिटिवली बढ़ा देगा। तो राइट साइड में भी वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट साइड में भी वैल्यू बढ़ रही है, तो लास्ट टू लास्ट वैल्यू क्या हो रही है एफ ऑफ एक्स की 0 हो रही है। याद रखिए ये जो मॉड होते हैं ना, मॉड होते हैं जो एफ ऑफ एक्स मान लीजिए ऐसा लिखा है मॉड, या फिर एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर, या फिर एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स टू द पावर 4, या फिर एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स टू द पावर 2n। 2n का मतलब क्या होता है इवन पावर। अगर पावर इवन है तो इनकी जो ये मिनिमम वैल्यूज होती हैं, इनकी मिनिमम वैल्यूज जो निकल के आती हैं, मतलब इनकी जो एफ ऑफ एक्स मिनिमम निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। मिनिमम वैल्यू इनकी 0 निकल के आती है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होते। स्क्वायर का भी नेगेटिव होता है क्या, पावर 4 का भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, राइट ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका डोमेन आर होगा और रेंज होगा 0 से लेके इनफाइनाइट। एक बार चेक कर लेते हैं। डोमेन ओवर हियर इज एनी रियल नंबर, ठीक है, एंड रेंज इसका क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट, करेक्ट। सो दिस वाज योर 5th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सच दैट आपको x यहां पर एक रियल नंबर डालना है, ठीक है जी। बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये जो फंक्शन है ये आर टू आर है, इसका मतलब ये जो इनपुट है, ये कॉमा के पहला वाला इनपुट होता है, ये एक रियल नंबर है, और जो ये आउटपुट है ये भी आपको एक रियल नंबर ही मिलना चाहिए, वो बोल रखा है फ्रॉम आर टू आर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, इस एफ का रेंज क्या होगा, इस एफ का रेंज क्या होगा। रेंज मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो इनपुट आपको रियल नंबर करना है, आउटपुट भी रियल नंबर ही मिलना चाहिए, बट रेंज क्या होगा। रियल नंबर तो चलो कोडोमेन हो गया, रियल नंबर क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, क्योंकि जो ये आउटपुट आएगा वो रियल नंबर ही तो आएगा, राइट ना, रियल नंबर ही तो आएगा आउटपुट। लेकिन होगा क्या, वो नंबर्स क्या होंगे वो आपको पता लगाना है यहां पे, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे इसको, हाँ, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। सबसे पहले क्या आप डोमेन बता सकते हो, डोमेन यहां पर क्या होगा, डोमेन यहां पर क्या होगा, पूछा नहीं है पर चलिए ठीक है, डोमेन। अच्छा, डोमेन से पहले क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है असल में ये है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू, एफ दिया हुआ है इस वे में दिया है, बेसिकली दिस इज द रोस्टर फॉर्म, राइट। ये एक फंक्शन है जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए ये जो x था ये इनपुट था, तो यहां पर ये देखिए ये x इनपुट है, और यहां पर ये जो चीज है ये आउटपुट था, इसीलिए इस चीज को हमने ऐसा लिखा हुआ है, राइट है ना। तो यहां पर x इनपुट है, यहां पर x इनपुट है, और एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या, ये आउटपुट है। तो अब यहां पर कोई बोले डोमेन बताओ क्या होगा, यहां पर पूछा तो नहीं है पर चलिए देख लेते हैं डोमेन क्या होगा। अगर पूछा होता कि इस केस में डोमेन क्या होगा, तो भैया डोमेन यहां पर क्या होगा, यहां पर कौन सी वैल्यूज आप डाल सकते हो, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो। खतरा दो ही चीज से, रूट से है, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो जाए और समथिंग बाय 0 ना हो जाए। रूट तो यहां है नहीं, तो रूट का तो कोई चक्कर नहीं है। क्या डिनोमिनेटर इसका 0 हो सकता है, मैं एक्स स्क्वायर एक्स की कौन सी वैल्यू डालूं कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो जहां तक मैं देख रहा हूं डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर जब एक्स स्क्वायर -1 हो जाए। फिर तो सुनिए, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर -1 हो जाए। क्या एक्स स्क्वायर -1 हो सकता है, क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, जी नहीं, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर लास्ट टू लास्ट 0 हो सकते हैं, जैसे यहां पर बताया था इसके पहले वाले इसमें यहां पे लिखा था मैंने, स्क्वायर लास्ट टू लास्ट 0 हो सकते हैं, पर स्क्वायर कांट भी नेगेटिव। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता। कुछ भी वैल्यू डाल के देखो, एक्स की वैल्यू 0 डालो तो डिनोमिनेटर 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 1 डालो एक्स की वैल्यू तो डिनोमिनेटर 2 हो गया, एक्स की वैल्यू -1 डालो तो -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 2 हो गया, अगेन 0 नहीं हुआ। तो यहां पर कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं,
कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं, तो ये है डोमेन। अच्छा, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज जरा समझिए, रेंज क्या होगा, मोटा मोटा मुझे बताइए रेंज क्या होगा। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव डालता हूं न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है कि नहीं? अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव डालता हूं तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू पॉजिटिव डालता हूं तब तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर मैं न्यूमरेटर नेगेटिव डालता हूं, नेगेटिव, पर क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में भी अगर मैं नेगेटिव नंबर डालता तो स्क्वायर इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब जो इसका रेंज है, मोटा मोटा जो इसका रेंज निकल के आ रहा है, दैट विल बी द पॉजिटिव नंबर। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब 0 से लेकर के प्लस इन्फानाइट, कोई ऐसा लिख सकता है यहां पर, ठीक है, मोटा मोटा, अभी मोटा मोटा कि 0 से लेकर इन्फानाइट। लेकिन अगर मैं और गहराई से ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक चीज पता चलेगा, क्या? कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। देख रहे होगा, क्या इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है? हर एक केस में बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर है इसका एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? एक्स स्क्वायर बड़ा है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है? ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है। इसका मतलब जिस किसी का भी न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसका रिजल्ट इज ऑलवेज लेस देन 1। सही है कि नहीं? अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो लेस देन 1 होगा। दूसरी चीज, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलवेज पॉजिटिव। इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, राइट? और दूसरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब डिवाइड होंगे तो रिजल्ट 1 से कम ही आएगा, इसीलिए मैं इसके रेंज को और बेटर करके इसे 0 से लेके 1 बना दूंगा, नॉट इंक्लूडेड। अब और आपने प्रिसाइजली वैल्यू बताई है, ठीक है? तो क्या इसका रेंज आ गया 0 से लेकर के 1, 1 नॉट इंक्लूडेड होगा। हाँ? देखो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तब 1 आता है। मान लो न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर भी 5 है, तो कट होके कितना आएगा? 1। न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो कट होके कितना आएगा? 1। लेकिन अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो वैल्यू विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है क्योंकि न्यूमरेटर के पास एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए वैल्यू लेस देन 1 जाएगी। ठीक है? तो कहने को तो पहले आपने रियल रेंज निकाला था कहां से? 0 से लेकर इन्फिनिट तक, फिर आपको मालूम पड़ा नहीं यार इसको और हम बारीकी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा? 0 से लेकर के 1 तक। क्लियर है? एक बार इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहां गया क्वेश्चन नंबर 6? अच्छा, इसमें तो रेंज ही दिया हुआ है ना, रेंज पूछा गया था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर इसमें रेंज पूछा गया था, तो रेंज क्या है इसका? 0 से लेकर के 1। डोमेन पूछा होता तो डोमेन रियल नंबर आना था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर बाई चांस मैंने मिटा दिया तो पॉज करके पीछे ले लो वीडियो और उतार लेना उसको दोबारा से, राइट? क्वेश्चन नंबर 7, लेट f एंड g r to r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x बोल रखा है x plus 1, g ऑफ x बोल रखा है 2x minus 3। फाइंड f plus g। अरे ये तो सिंपल, f plus g ऑफ x आपसे पूछा है, तो f plus g of x क्या होता है? f of x plus g of x। वो एलजेब्रा करके पढ़ा था इनका, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन। क्योंकि यहां पर आपको क्या बोल रखा है? f plus g करने को बोल रखा है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा? f plus g of x क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दो, तो f of x क्या है यहां पर? x plus 1 प्लस g of x क्या है? 2x minus 3। तो क्या आंसर आएगा? f plus g of x is equal to 2x plus x 3x minus 2. So this could be the answer, 3x minus 2। क्लियर? दूसरा, अगर कोई बोले f minus g of x, तो क्या होगा? f of x में से माइनस करेंगे g of x को, तो f of x कितना है? x plus 1 माइनस करेंगे 2x minus 3, तो रिजल्ट क्या आएगा? x minus 2x minus x, 1 minus minus 3, तो 1 plus 3 4 minus x plus 4। So this is the answer। अच्छा, तीसरा f by g, ठीक है जी, तो f by g of x क्या आएगा? f of x divided by g of x। तो f of x कितना है? x plus 1 डिवाइड बाय g of x कितना हो जाएगा? 2x minus 3, राइट?
लेकिन जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको एक चीज बतानी पड़ेगी यहाँ पर कि जो ये x की वैल्यू है ये 3/2 आपको नहीं डालनी है। ये आपको बताना पड़ेगा कि x + 1 डिवाइड बाई 2x - 3 और x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3/2 होगी तो समथिंग बाई 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। फिर फंक्शन बनाना है कि नहीं? तो फंक्शन बनाने की शर्त क्या है? हर डोमेन का कुछ ना कुछ रेंज होना चाहिए। तो सामने वाले ने बोला कि मैं x की वैल्यू 3/2 डाल रहा हूं, तो 3/2 डालते ही f/g क्या हो गया? इनफाइनाइट। वो नहीं चलेगा, इसलिए आप पहले बोल दो कि देख भाई सब डाल दे पर ये मत डालना 3/2, क्योंकि अगर तूने 3/2 को कंसिडर किया तो कुछ नहीं आउटपुट आएगा, तो बताना पड़ेगा आपको, राइट। सो दिस इज द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले का आंसर आएगा 3x - 2 f + g का 3x - 2, दूसरे का आंसर आएगा -x + 4 f - g का -x + 4, और तीसरे का आंसर x + 1/2x - 3 जहां पर x नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है ना? डिवाइड वाले में ये याद रखना, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। डन। आगे बढ़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है लेट f11 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z। इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है, ये देखिए दीज आर द इनपुट 1 2 0 -1, ये इनपुट है, और जो ये आउटपुट है 1 3 -1 -3, ये भी क्या है? ये भी इंटीजर है। तो इनपुट भी इंटीजर, आउटपुट भी इंटीजर। फॉर द फंक्शन ax + b, फॉर द फंक्शन ax + b, यहां पर जो ये फंक्शन है ax + b फॉर सम इंटीजर a एंड b यहां पर कुछ तो भी है, कोई इंटीजर है। डिटरमाइन a एंड b पता कीजिए। फंक्शन है f(x = ax + b, फंक्शन है f(x = ax + b, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? अरे ये तो बहुत सिंपल है। देखो अगर ये 1,1 आया है तो पक्का वो इसमें फिट बैठता होगा। ये जो 1 + 1 आया है वो इसी की वजह से तो आया होगा। तो एक काम करते हैं, तो यहां पर ये जो पहला वाला 1 है ये x का काम करेगा और दूसरा वाला f(x) का काम करेगा, है कि नहीं? तो f(x) की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 1। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू इस x की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 + b। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू a + b, मतलब a + b की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी फंक्शन में f(x) इज इक्वल टू ax + b। अब क्या करूंगा? एक में 2 की वैल्यू डाल दूंगा, है ना? यहां पर ये जो 2 है ये x का काम करेगा और 3 f(x) का काम करेगा। तो f(x) की जगह पर क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 + b, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 2a + b। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ क्या आपके पास 2 इक्वेशन है? क्या आपके पास 2 अननोन है? आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर? 2a + b इज इक्वल टू 3, मैंने लिख दिया 2a + b इक्वल टू 3, और ये a + b इक्वल टू 1, a + b इज इक्वल टू 1। क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हुआ। 2a - a क्या होगी? क्या a हो गया, इक्वल टू 3 - 1 2। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अगर a की वैल्यू 2 आई है, a की वैल्यू 2 आई है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। सो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1, राइट। ये जो पॉइंट्स दे रखे ना इसी को इसमें पुट करो। कॉमा के पहला वाला इनपुट होता है x होता है, तो यहाँ पे x पे वैल्यू डाल दो, और जो ये 1 निकल के आया ये f(x) होता है कि नहीं? आपको याद होगा जैसे कोई बोले 2,3, तो 2 जो होता है इनपुट होता है, और इनपुट हमारे लिए x होता है, और ये जो 3 होता है ये आउटपुट होता है, आउटपुट y होता है। बट आप जानते हैं कि y को हम क्या लिख रहे हैं? f(x) लिख रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं कि पहला वाला x है और दूसरा वाला f(x) है। इसलिए जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर x की वैल्यू डाल दीजिए, और जहां पे f(x) दिखाई दे रहा है, मतलब जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां 2 डाल दीजिए, जहां f(x) दिखाई दे रहा है वहां पे 3 डाल दीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा? तो इसका जो आंसर है a2 है b-1 है, a2 है b-1 है। क्लियर? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। Let R be a relation from n to n defined by R a, b such that, अच्छा रिलेशन क्या है? a, b such that a, b belongs to n and a equal to b square, a equal to b square। a की वैल्यू किसके बराबर है? b स्क्वायर के बराबर है।
इसका मतलब सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं इस रिलेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं कि पहला वाला b है तो दूसरा वाला b स्क्वायर है? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए, सामने वाले ने क्या बोल रखा है कि पहला वाला a है दूसरा वाला b है, करेक्ट, एंड a इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर। तो अगर a b स्क्वायर के बराबर है तो मैं इस a को रिप्लेस कर देता हूं इस b स्क्वायर से, क्योंकि a का वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है ना, तो ये a हट जाएगा और इसकी जगह b स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, ये जो रिलेशन है ये बन जाएगा b स्क्वायर कॉमा b, ऐसे बन जाएगा। और भी कई सारे इसमें बैठेंगे, ये तो चलो फॉर्मूला है। अब आप जो भी यहां पर नेचुरल नंबर डालोगे a और b पे, वो सब आने चाहिए। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? आर द फॉलोइंग ट्रू सही बात है क्या? अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रखा है a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब पहला वाला भी a है दूसरा वाला भी a है, इसका मतलब पहला वाला भी 1 होगा दूसरा वाला भी 1 होगा, पहला वाला 2 होगा दूसरा वाला भी 2 होगा, पहला वाला 3 होगा दूसरा वाला भी 3 होगा। क्या ये सच्ची बात है? तो साफ साफ पता चल रहा है, यहां पर ये बोलता है कि पहला वाला b स्क्वायर है और दूसरा वाला b है, तो b स्क्वायर और b सेम होते हैं क्या? नहीं होते। तो अगर b स्क्वायर और b सेम नहीं होते तो a स्क्वायर और a भी सेम नहीं होंगे। पर ये कहता है कि a और a सेम है। एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखिए, इस पहले वाले के मुताबिक a कॉमा a है, तो इस पहले वाले के मुताबिक ये 1 कॉमा 1 होगा, है ना, क्योंकि a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, a कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो b की जगह पर 1 डाल दो, तो ये 1 का स्क्वायर कॉमा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 कॉमा 1। ठीक है, ये तो रिजल्ट दे रहा है आपको कि 1 कॉमा 1 होता है। देखो ये जो लेटर आप लिख रहे हो ना, a लिख रहे हो b लिख रहे हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि कॉमा के पहले वाला जो अक्षर है और कॉमा के बाद वाला वो सेम होना चाहिए। इस तरीके से आपको नेचुरल नंबर डालने हैं। तो हमने 1 डाला तो कॉमा के पहला वाला 1 स्क्वायर है और कॉमा के बाद वाला 1 है, तो 1 कॉमा 1 चलेगा? चलेगा, हाँ ठीक है चलेगा। ये तो बोल रहा है। क्या ये सभी के लिए पॉसिबल है? अब एक काम करते हैं, 2 डालते हैं। तो लेफ्ट वाले में 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और दूसरा वाला 2 हो जाता है। क्या यहां पर ये बात सही है? गलत हो गई। यहां पहले वाले को 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, दूसरा वाला 3 हो जाता है, तो 9 कॉमा 3 एक ही बात है। क्या पहला कॉमा के पहले वाला सेम है और कॉमा के बाद वाला सेम है? नहीं है। तो 1 कॉमा 1 पे तो चल जाएगा, लेकिन 1 कॉमा 1 के बाद वाले जो भी आप नेचुरल नंबर डालेंगे उसमें देखेंगे कि पहला वाला स्क्वायर होने की वजह से बढ़ गया है जबकि दूसरा वाला उतना ही है। इसीलिए फर्स्ट वाला इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ ये सच हो सकता था ओनली फॉर a इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू कोई 1 डालने के लिए बोलता तो ये 1 कॉमा 1 हो जाता और यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 और कॉमा 1, तो उसके लिए सही था। लेकिन 1 को छोड़ के बाकी आप कुछ भी डालोगे तो पहला वाला इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा वाला उतना ही रहेगा क्योंकि पहले वाले के ऊपर स्क्वायर है। तो फर्स्ट वाला इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। दूसरा, a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब इसका क्या मतलब हो गया जरा समझिए। इस सेकंड वाले का क्या मतलब है? मतलब यहां पर यह है कि अगर आपको कहीं पर a कॉमा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको वहां पे b कॉमा a भी दिखना चाहिए। अब जैसे देखो यहां पर 1 कॉमा 1 है, अब 1 कॉमा 1 है तो इसको फ्लिप कर दोगे तो ये 1 कॉमा 1 ही आएगा। चलेगा? चलेगा, हाँ ठीक है चलेगा। लेकिन अगर सेकंड केस यहां पर 4 कॉमा 2 है, 4 कॉमा 2, तो क्या आप 4 कॉमा 2 को 2 कॉमा 4 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते क्योंकि बदल चुकी है चीजें। 4 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 4 तो अलग अलग चीजें। मतलब पहले केस में अगर ये रिलेशन ऐसा था b स्क्वायर कॉमा b जो है वो b कॉमा b स्क्वायर बन जाए तो क्या ये एक ही बात है? क्या इसका मतलब इंप्लाइज, यहां पे इंप्लाइज है ना, इंप्लाइज, क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या b स्क्वायर और b एंड b स्क्वायर सेम है? नहीं है, क्योंकि ये फ्लिप नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? a कॉमा b है इंप्लाइज b कॉमा a कॉमा b का मतलब b कॉमा a होता है, 1 कॉमा 2 का मतलब 2 कॉमा 1 होता है? नहीं होता, इसलिए गलत है। एटलीस्ट यहां पर तो नहीं है। ठीक है। तीसरा केस, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। सही बात है ये। एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं। a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो पहला वाला जो रिलेशन है
वो क्या होगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। मतलब यहां पर देखिए पहला वाला दूसरे वाले का स्क्वायर होता है। तो एक एग्जांपल से जैसे देखते हैं, पहला वाला अगर 81 है तो दूसरा पक्का 9 रहा होगा, क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर 81 है। और यहां पर देखो रिलेशन क्या बोल रखा है कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले का स्क्वायर है ना, ये देखो यहां पर पहला वाला नंबर दूसरे वाले का स्क्वायर है, तो पहला वाला बी स्क्वायर है तो दूसरा बी है। इसका मतलब अगर दूसरा वाला 9 है तो पहला वाला 9 का स्क्वायर दैट इज 81 रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बी कॉमा सी है, इसका मतलब ये जो बी कॉमा सी है, बी कॉमा सी इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। तो देखो ये यहां पर ए का काम कर रहा है, 81 ए का काम कर रहा है और 9 बी का काम कर रहा है, तो इसलिए ए कॉमा बी। तो देखो बी जो है वो यहां पर सेकंड वाले में कॉमा से पहले आएगा, तो बी का काम यहां पर कौन कर रहा है, 9 कर रहा है। तो दिस इज 9, 9 इज रिप्रेजेंटिंग बी कॉमा दूसरा क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। तो ये जो 3 है ये काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, दिस इज सी। तो ए 81 है, बी 9 है, यहां पर बी 9 है और सी क्या यहां पर 3 है। देखो ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि यहां का बी अलग और यहां का बी अलग है। क्यों, क्योंकि वो ये लिंक बताना चाह रहे हैं आपको। क्या लिंक बताना चाह रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, दोनों आर को बिलोंग करते हैं तो ए कॉमा सी भी आपको दिखेगा। इसीलिए ए 81 है, बी कौन है, 9 है, तो अगले वाले इसमें बी 9 ही होगा, तो ऑटोमेटिकली बी के बाजू वाला क्या हो जाएगा, 9 का रूट दैट इज 3। तो 9 का स्क्वायर 81, यहां 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब क्या यहां पर आपको ये वाला लॉजिक दिखना चाहिए, ए कॉमा सी। ए का काम कौन कर रहा है, 81, और सी का काम कौन कर रहा है, 3। तो मुझे बताइए क्या 3 का स्क्वायर 81 होता है, क्या 3 का स्क्वायर 81 होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहां पर ए है और ये यहां पर सी है, तो ए कॉमा बी हाँ रिलेशन है, क्योंकि वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। 9,3 रिलेशन है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन इन दोनों के आउटकम से जो तीसरी चीज आ रखी है, जो कि इन्होंने बोला है करने के लिए, ये इसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि 3 का स्क्वायर 81 नहीं होता। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको लेके चलना है। ये देखो ये ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो पहला जो ए था वो 81 था, तो बी 9 था। दूसरा यहां पर बी 9 है तो सी 3 होगा। तो इसका मतलब ए कॉमा सी एग्जिस्ट करता है क्या, तो ए होगा यहां पर 81 और सी होगा यहां पर 3। तो भाई 3 और 81 के बीच में तो स्क्वायर का रिलेशन नहीं है ना, इसलिए ये यहां पर हो गया गड़बड़। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, लेट ए 1 2 3 4 बी 1 5 9 11 15 16 एंड एफ is 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11 are the following true। F is a relation from A to B। तो देखिए ये जो A है और ये B है, A के एलिमेंट यहां पर क्या है, 1 2 3 4, B के एलिमेंट क्या है 1 5 9 11 15 16। ठीक है। F कहां से कहां है, 1 से 5 है, ठीक है, 1 से 5 है, 2 से 9 है, 2 से 9 है, 3 से 1 है, 3 से 1 है, 4 से 5 है, 4 से 5 है, 2 से 11 है, 2 से 11। गड़बड़ हो गई, यहां गड़बड़ हो गई। 2 के 2 आंसर निकल रहे, एक डोमेन के 2 रेंज निकल रहे हैं। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या एफ एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हाँ ठीक है एक रिलेशन है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या f एक फंक्शन है ए से b की तरफ, नहीं, क्योंकि 2 पे गड़बड़ हो गई है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। जस्टिफाई योर आंसर। तो ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में एक डोमेन के 2 रेंज नहीं हो सकते। एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जी हाँ है। f इज अ फंक्शन, नहीं, f इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि रीजन को यहां पर बोलेगे तो क्या बोलोगे, सिंस 2 has 2 आउटपुट, या फिर रेंज बोल सकते हो, आउटपुट बोल सकते हो या फिर रेंज बोल सकते हो। दैट इज एक है यहाँ पे 9 एंड एक है यहाँ पर 11, 9 एंड 11, दैट इज 9 एंड 11। ठीक है, हो गया जस्टिफिकेशन। बढ़े आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, मतलब इनपुट भी इंटीजर आउटपुट भी इंटीजर, डिफाइंड बाय f
ए बी कॉमा ए प्लस बी इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो फंक्शन है एफ, कहां से कहां, ये ए बी कॉमा ए प्लस बी। अब आप एक चीज देखिए, ये जो रहा होगा ये आपका इनपुट रहा होगा, और ये जो है ये क्या है, यहां पर आउटपुट है। एक इनपुट है और दूसरा आउटपुट है। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड। अब एक एग्जांपल से जैसा इसको समझते हैं, एग्जांपल से ए पकड़ लेते हैं, 1 है, बी भी 1 है, ए 1 है, बी भी 1 है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा 1 कॉमा ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो उस हिसाब से जो ये फंक्शन बन के आएगा, पहला वाला 2 3 ज़ा 6 और दूसरा 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। क्या ऐसा कुछ है, क्या ऐसा कुछ है कि एक ही डोमेन में आप 2 रेंज बता सको। अगर एक ही डोमेन में 2 रेंज आपने बताया तो समझ लो कि काम बन गया आपका, समझ लो कि काम बन गया। हो सकता है कुछ ऐसा कि एक ही इनपुट पे 2 आउटपुट मिले, जैसे 1 पे 2 मिल रहा है ना, 1 पे कुछ और मिल सकता है आपको, जैसे 6 पे 5 मिल रहा है, वैसे कुछ और मिल सकता है। हो सकता है कुछ कि एक ही इनपुट पे आपको 2 आउटपुट मिले, 2 आउटपुट मिले। अगर मैं ए की वैल्यू को 4 कर दूं, लेट्स से ए की वैल्यू को अगर मैं 4 कर दूं, बी की वैल्यू को अगर मैं 3 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 4 + 3 8 होता है, सॉरी 4 + 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। क्या कुछ और भी लिया जा सकता है, एक ही इनपुट पे 2 आउटपुट। यस, जैसे अगर मैं बोलूं ए है यहां पर 6 एंड बी है यहां पर 2, तो 6 × 2 ये भी तो 12 होते हैं, पर 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो एक ही इनपुट पे एक आउटपुट 7 मिल रहा है और एक आउटपुट 8 मिल रहा है, तो हो गई यहां पर गड़बड़, हो गई। तो क्या ये फंक्शन है, इट इज नॉट अ फंक्शन। प्रूव कर दिया हमने, तो कम आ रहा लेकिन प्रूव कर दिया। देखो ये तो चलो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्चुअली इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे वो यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो पहले वाले में केस 1, पहले वाले में केस 1 a इक्वल टू हमने लिया 4 एंड b इक्वल टू 3, तो यहां पर जो ये फंक्शन बन करके आ रहा है, ये क्या बन के आ रहा है 4 3 ज़ा 12 कॉमा 4 + 3 4 5 6 7, ये फंक्शन बन के आ रहा है। केस 2 जिसमें आप a को 6 ले रहे हो और b को 2 ले रहे हो, तो यहां पर फंक्शन क्या बना, फंक्शन तो बोलता है a और b का मल्टीपल होना चाहिए पहला वाला, तो 6 2 ज़ा कितना होता है 12, 6 + 2 कितना होता है 8। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि 12 हैज 2 आउटपुट, एक आउटपुट है 7 और एक आउटपुट है 8, एक 7 है और एक 8 है। सिंस 12 हैज 2 आउटपुट 7 एंड 8, सिंस डोमेन हैज 2 रेंज 7 एंड 8, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक ही डोमेन पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं। क्या सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है या और भी है? और भी तो हो सकती हैं, और भी आप 2 नंबर का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, और भी, जैसे कुछ वैसा ले लो 6 का ही ले लो, 6, जैसे अगर मैं बोलूं a 3 है b 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 और 2 5, a 6 ले लो b 1 ले लो, तो अगेन 6 1 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो देखो 6 का एक आउटपुट 5 आ रहा है और एक आउटपुट 7 आ रहा है, तो एक डोमेन पे अगेन 2 रेंज आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है कि नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है सेट ए है 9 10 11 12 13 एंड लेट फंक्शन ए से एन की तरफ जा रहा है। ए से एन का मतलब क्या है कि इनपुट जो है, इनपुट वो आपको यहां से लेने, ए से लेने हैं, और जो आउटपुट है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए।
जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। इनपुट यहां से लिया और आउटपुट मान लो नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और निकल गया, कोई फ्रैक्शन में निकल गया, तो उसको कंसिडर आपको नहीं करना है। फंक्शन है f ऑफ n इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, देन फाइंड रेंज ऑफ f। ठीक है, तो यहां पर ये एक सवाल हो गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। हाँ जी, तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, फंक्शन जो कि कहां से कहां जा रहा था, a से n की तरफ, और फंक्शन बोल रखा है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इसका मतलब अगर मैं इस 9 को कंसिडर करता हूं, सुनिएगा 9 को कंसिडर करता हूं, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 3 9, तो 3 इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर मैं 10 को कंसिडर करता हूं, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। प्राइम फैक्टर निकालना आता है कि नहीं, ऐसा 10 2 5 10, 5 1 5। तो बताओ 2 और 5 में से हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन है, 5 है, इसलिए यहां पर 5 लिखा। उसी तरीके से अगर मैं 11 लेता हूं, तो 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 11 का 11 ही आएगा, क्योंकि 11 1 11, तो 1 को तो कंसिडर करते नहीं, तो 11 ही आएगा। 12 का क्या होगा, तो 12 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या होगा, 3 होगा। 12 का क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, ऐसा मत कर देना कि ये 12 है तो 4 3 12, हो सकता है कोई लोग ऐसा कर दें, ये जो 12 है सर एक काम करो ना 4 से करो ना, जल्दी हो जाएगा, 4 3 12, 3 1 3। नहीं, ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं इसमें। ठीक है, प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं, इसलिए ये आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्या है 12 का आंसर, 3 आया। 13 का क्या आंसर आएगा, 13 का, तो 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 13 ही होगा। तो क्या फंक्शन ये बना, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। देखो आउटपुट जो है इसका वो क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इनपुट n है, n का मतलब नंबर, कौन से नंबर जो यहां दिए गए हैं वो इनपुट है, और आउटपुट क्या है, इनके प्राइम फैक्टर। तो इनपुट अगर 9 है तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर उसका 3 है, इनपुट अगर 10 है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, इनपुट 11 है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11, 12 है तो 3 है, और 13 है तो 3, 13 है तो 13 ही है। तो आपसे बोल रखा है फाइंड द रेंज, तो यार रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी, क्या होता है रेंज, आउटपुट को बोलते हैं 3 5 11 3 13। तो 3 5 11, 3 को तो कंसिडर करते नहीं है, वापस दोबारा नहीं करते हैं, 13। तो 3 5 11 13 इज योर आंसर। एक बार चेक कर लेंगे इसको, दिस इज 3 5 11 13, 3 5 11 13। ऑलराइट, so this was your chapter relation and function.